हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, आज आपको हम जो क्लास 11th है, क्लास 11th की बायोलॉजी जो आपके सामने है, उसमें एक आपको जो ये 11th की बायोलॉजी आपकी है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर और यूपी बोर्ड की, उसमें आज आपको हम बताने वाले हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जो जंतु होते हैं और ये पेड़ पौधे हुआ करते हैं, अगर हमको इनका अध्ययन करना हो, इनके शारीरिक संरचना के बारे में जानकारी करना हो, इनके स्वभाव के बारे में जानकारी करना हो, इनके वास स्थान के बारे में जानकारी करना हो, तो आप देखते हो कि इनमें बहुत ही प्रकार की विविधता है। अगर हम अध्ययन करना चाहें तो अगर ऐसे सीधा कह दें कि आप सभी पेड़ पौधे और जंतुओं का अध्ययन कर लीजिए, तो आपके लिए समान एकदम आसान चीज नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब जीवधारियों में या पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों में क्या हुआ, इतना ज्यादा क्या होती है, आपको विविधता देखने को मिलती है। तो इसी डाइवर्सिटी को ही देखते हुए क्या किया गया, समयानुसार वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन जीवधारियों को वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण पहले तो सबसे पहले चीज यही हम जानते हैं कि वर्गीकरण है चीज क्या, क्लासिफिकेशन है क्या चीज। व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन? अगर आपसे पूछे कोई कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, कि ये क्लासिफिकेशन है क्या, वर्गीकरण है क्या। अभी जैसे मैं एकदम सीधा सीधा आपसे मैं कहीं नहीं लेके जाता हूं, आपसे बात करता हूं कि अगर अभी आप धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, आप ऐसे अनाजों को रख दीजिए और कह दीजिए इनको अलग करिए, तो आप अलग अलग करके उनको पहचान करके बड़े आराम से अलग कर सकते हैं। घर में प्लास्टिक है, लोहे है, लकड़ी है, इन सब की बनी हुई वस्तुएं, अगर उनको अलग किया जाएगा तो आप कहोगे लकड़ी की इसको एक तरफ कर दो, ये लोहे से बनी है, प्लास्टिक की बनी है, ये रेसे से बनी है, तो आप आराम से अलग कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो वैसे ही क्या किया गया, हम इस उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये बातें हैं कि वर्गीकरण क्यों किया गया। तो वर्गीकरण का मतलब यह हुआ करता है कि जीवधारियों को उनके वास स्थान कहाँ रहते हैं, जैसे कोई जलीय जीवधारी है, कोई स्थलीय होते हैं, कोई वायवीय होते हैं, कोई जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। तो कुछ वास स्थान स्वभाव उनका कैसा होता है, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। इन सब चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो जीवधारियों को उनके स्वभाव, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, वास स्थान एवं लक्षणों के आधार पर, जो उनके मूल लक्षण हुआ करते हैं, उसके आधार पर क्या करना, उन्हें अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। परिभाषा पहले एकदम क्लियर कर लीजिएगा। जीवधारियों को उनके स्वभाव, वास स्थान एवं मूल लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ही क्या कहलाया किया करता है, वर्गीकरण कहलाया किया करता है। ये पहली चीज आप क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन पहले ये जानिए। और वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम लोग वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहा किया करते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। और वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अगर आप जूलॉजी और बॉटनी पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे आप चलिए। हमारा कार्यक्रम है कि आपको डिफिनेशन भी मिले ताकि आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने में भी हेल्प मिले। जीवधारियों को, और बिना नोट्स के कोई काम अच्छा होता नहीं, उनके स्वभाव, क्या उनका बिहेवियर होता है, स्वभाव, वास स्थान, उनकी हैबिटेट क्या होती है, वास स्थान। जीवधारियों को उनके स्वभाव, वास स्थान एवं मूल लक्षणों के आधार पर, जो उनके मेन लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, मूल लक्षणों के आधार पर एक बेस मानेंगे आप लोग, उसी आधार पर तुमको क्लासिफाइड करेंगे। तो आधार पर अलग अलग, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंट कर रहे हैं, अलग अलग समूहों में क्या करना,
बांटना या विभाजित करना, क्या करना भैया, विभाजित करना या रखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। पहली चीज तो आप यही समझिए, पहले डिफिनेशन को समझें, उसके बाद फिर विधिवत तरीके से चलने का प्रयास करें। फर्स्ट, पहले डिफिनेशन, जीवधारियों को उनके स्वभाव, वास स्थान एवं मूल लक्षणों के आधार पर उन्हें क्या करना, अलग अलग समूहों में विभाजित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है या क्लासिफिकेशन कहलाता है। और फिर आगे अगली चीज आप ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण का अध्ययन, जो अब तक अभी समझाए वही लिखवा है आपको, वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मैंने ब्रांच भी आपको कुछ बताए हैं, उन ब्रांचों का नाम आप जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं जानते हो, वर्गीकी, उसे वर्गीकरण विज्ञान, उसे हम क्या कहा किया करते हैं, वर्गीकरण विज्ञान, या आम भाषा में भी उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्गीकी, क्या कह सकते हैं, वर्गीकी, और या इसी को हम लोग कह सकते हैं टैक्सोनॉमी, क्या कह सकते हैं भैया, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इतनी चीज पहले आप समझिए। सबसे पहली चीज तो आपको यही, इतना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जीवों का वर्गीकरण का सीधा सा मतलब है कि जीवों को उनके स्वभाव, वास स्थान एवं मूल लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और अब अगली चीज, जब वर्गीकरण की बात आ जाती है तो यहीं पे सबसे ज्यादा जो फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, उन्हें वर्गीकरण का क्या किया, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है इस चीज को। और अभी कैरोलस लिनियस साहब जो हैं, इनके बारे में हम आपको पूरा एकदम डिटेल बताने वाले हैं। कैरोलस लिनियस ये वैज्ञानिक बहुत फेमस है, इन्होंने ही सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आजकल देखिए सभी जंतुओं और वनस्पतियों का नामकरण किया गया है। तो कैरोलस लिनियस जो है, इनका नाम अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप टैक्सोनॉमी पढ़ना आपका व्यर्थ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। कैरोलस लिनियस को आधुनिक, जो मॉडर्न आपकी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, ये चीज ध्यान देंगे। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो ये आपका इतना चीज तो पहले आपको किसके मालूम होना चाहिए, सबसे पहली चीज आपको क्या, वर्गीकरण के बारे में। और अब फिर मैंने क्या बताया, समय जैसे जैसे था वैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां दिया। उस पद्धतियों के अनुसार क्या किया करते थे लोग, जीवधारियों को क्लासिफाइड करते थे, जैसा समय था वैसे ही। तो यहाँ पर जो जीवधारियों के वर्गीकरण की पद्धति, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियां, वर्गीकरण की पद्धति, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों के जो वर्गीकरण की पद्धतियां थी उसमें ये बताया जाता है, अब जैसे एकदम पुरातन हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में क्या किया था, अभी बता दे रहे हैं कि जीवधारियों को क्या किया गया था, सबसे पहले इसकी 3 पद्धतियां दी गई थी। पहले इसमें 3 पद्धतियां कौन सी हैं, पहली थी आपकी कृत्रिम पद्धति, पहली कौन सी थी आपकी, कृत्रिम पद्धति, या इसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहते थे। दूसरी जो पद्धति थी वो आपकी हुआ करती थी प्राकृतिक पद्धति। इस प्राकृतिक पद्धति को हम लोग कहा किया करते हैं नेचुरल सिस्टम, क्या कहा करते हैं, नेचुरल सिस्टम। और जो तीसरी पद्धति है उसे हम लोग कहा किया करते हैं जाति वृत्तीय पद्धति। क्या कहा किया करते हैं उसे, जाति वृत्तीय पद्धति के नाम से जाना किया करते हैं। तो जो जीवधारियों के वर्गीकरण का जो सिस्टम दिया गया है उसमें आपके पास 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम आपका कौन सा है, आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है आपका
आपका नेचुरल सिस्टम और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फाइलोजेनिक सिस्टम, जिसको हम लोग जाति वृत्ति पद्धति के नाम से भी जाना करते हैं। और फिर आधुनिक पद्धति दी गई है। आधुनिक वर्गीकरण की जो पद्धति दी गई है उसमें आपकी 5 जगत पद्धति है, फिर डोमेन पद्धति है। ये चीज आप ध्यान, जो आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति है उसमें 2 है, 5 जगत पद्धति है और एक डोमेन पद्धति है। वो सब चीजें बहुत आपके 11th लेवल पे वो सब चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन ये भी आपको हम बता रहे हैं, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, कृत्रिम पद्धति की हम बात करेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए इतनी चीज को हम क्या किया करते हैं, किया करते हैं। आगे बात करते हैं कृत्रिम पद्धति। आर्टिफिशियल जो सिस्टम हुआ करता है, इसमें जीवधारियों को क्या किया गया था, मनुष्य जो हुआ करता था वो अपने कहने का मतलब सुविधाओं को देखते हुए क्या किया करते थे, उसको वो क्या किया करते थे, वो वर्गीकरण कर दिया करते थे। इसमें मनुष्य, पहली चीज तो आप ध्यान दीजिए, कृत्रिम पद्धति क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम में बता रहा हूं। इसमें मनुष्य जीवों को रंग, रूप, आकार, ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसमें जो मनुष्य हुआ करता था वो जीवों को क्या किया करता था, रंग, रूप और आकार का क्या किया करता था, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, ध्यान दीजिए, ये क्या करता था, इन सब चीजों को ध्यान देते हुए ही क्या करता था, इसमें मनुष्य जीवों के रंग, रूप, आकार को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण करता था। क्या किया करता था, ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण करते थे या वर्गीकरण किया था। ये चीज, पहली चीज आप ध्यान दीजिए। ये जो पद्धति थी पहली वाली, जो बता भले रहा हूं लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बता दे रहे हैं। इस पद्धति के अनुसार मनुष्य ने क्या किया, जीवों को उनके रंग के आधार पे, रूप कैसा होता है, आकार एवं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, वर्गीकरण किया था। अब जैसे इसमें सबसे पहली चीज क्या होता है, मनुष्य ने क्या बताया कि इस पृथ्वी पर एक जंतु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय जंतु, एक्वाटिक एनिमल। मतलब कि जितने भी जीवधारी जल में निवास किया करते हैं उसको उन्होंने कह दिया जलीय जंतु। अब हो गया कृत्रिम पद्धति के हिसाब से जीवधारियों को वर्गीकरण कह दिया। जितने भी जीवधारी जल में निवास किया करते हैं सब कैसे जीवधारी होते हैं, आपके जलीय जंतु होते हैं। दूसरा उन्होंने क्या नाम दे दिया, स्थलीय जंतु। अब आप विचार कीजिए, मैंने पहले ही बताया था ये सब चीजों को, वास स्थान भी थोड़ा सा क्या किया गया है, इसमें ध्यान दिया गया है क्योंकि ये वास स्थानीय स्थलीय जंतु बता दिया। तीसरी चीज उसने क्या बता दिया, वायवीय जंतु। क्या बता दिया, वायवीय जंतु। अब ये सब चीजें आप बहुत छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों को जानते हो। ऐसे जंतु जो जल में निवास करते हैं जैसे मछलियां हैं, ऐसे जंतु जो स्थल पर निवास करते हैं स्तनधारी हैं, ऐसे जंतु जो हुआ करते हैं वायु पे, पक्षी हुआ करते हैं वो हवा में रहा किया करते हैं। और अगली चीज क्या बताया, कुछ बताया उसने, जैसे परजीवी जंतु होते हैं, जो जंतु दूसरे जीवधारियों से भोजन प्राप्त किया करते, उसने कह दिया सब परजीवी जंतु हैं, जान लीजिए। अगली चीज फिर क्या किया उसने, मनुष्य ने उसके आधार पर वर्गीकरण किया, लाभदायक जंतु। अब कुछ ऐसे जंतु हुआ करते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, तो उसको उन्होंने कहा दिया कि ये सब लाभदायक जंतु हैं। और फिर उसके बाद क्या किया, हानिकारक जंतु। कुछ ऐसे भी जंतु हुआ करते हैं जो मनुष्य के लिए हानि उत्पन्न किया करते हैं, तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, हानिकारक जंतु नाम दे दिया। इसीलिए मैंने बताया क्या कि ये पद्धति केवल मनुष्य अपनी सुविधाओं के आधार पर केवल जीवधारियों को क्या किया करता था, वर्गीकृत कर लिया करता था कि ये सब क्या होते हैं, जंतु हैं और ये सब क्या होते हैं, जीवधारी हुआ करते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ घरेलू जंतु के बारे में उसने क्या किया था, बताया। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है भैया, ये सब किसके अंतर्गत, कृत्रिम पद्धति के आधार पे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान, इसीलिए इसको हम लोग कृत्रिम या आर्टिफिशियल वर्गीकरण सिस्टम भी कहा किया करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ये पद्धति उतना ज्यादा क्यों। अब बताइए जलीय जंतु कितने होते हैं, कैसे आप अध्ययन कर पाओगे, लेकिन समय के अनुसार ये सब चीजें बताई गई, इसीलिए हमको पढ़ना यहाँ पे उपयोगी है। और अगला हम आपको बताया किया करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी प्राकृतिक पद्धति है। प्राकृतिक पद्धति है क्या चीज, इस पद्धति की मैं बात करता हूं। इसके बाद इसी में ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको हम लोग द्विनाम पद्धति के नाम से भी जानते हैं।
तो दूसरा हमारा जो सिस्टम है उसको हम लोग कहा किया करते हैं प्राकृतिक पद्धति या नेचुरल सिस्टम। क्या कहा किया करते हैं भैया? इसको हम लोग नेचुरल सिस्टम के नाम से क्या किया करते हैं? जाना किया करते हैं। अब यहां पे जो ये एक शब्द दिया गया है प्राकृतिक, ये चीज समझिए। इस पद्धति का जो बेस्ट थीम थी वो ये थी कि जीवधारियों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक संरचना के आधार पर किया जाए। किसके आधार पर किया जाए? प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक का मतलब, यहाँ प्रकृति का मतलब क्या हुआ करता है? ईश्वर से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? ईश्वर से मतलब होता है कि इस पद्धति के अनुसार जीवधारियों को उनकी प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर क्या किया गया था? क्लासिफाइड किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। इसीलिए तो इसको क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक पद्धति नाम दिया गया। अब आप सुनिए, पहले इतनी चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे। इस पद्धति के अनुसार जो ये सिस्टम है इसको पहले समझिएगा। अनुसार जीवों को उनकी, अब जो अगली चीज बता रहा हूं, उनकी प्राकृतिक संरचना, ये सबसे बड़ी चीज है। और नेचुरल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे उनकी प्राकृतिक संरचना के आधार पर या संरचना को ध्यान में रखते हुए आधार पर ही क्या किया गया? आधार पर ही वर्गीकरण किया गया। प्राकृतिक जो संरचना हुआ करती है उसके आधार पर ही वर्गीकरण क्या है? किया गया। इतनी चीज तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। जो प्राकृतिक संरचना हुआ करती है उसके आधार पर क्या किया गया? जीवधारियों को क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। और इस पद्धति से किए गए वर्गीकरण को प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। यह चीज भी ध्यान दें। इस पद्धति से नोट्स देना पड़ता है, इसे लिखना पड़ता है। किए गए वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। वर्गीकरण को प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहा किया करते हैं? प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। ये चीज आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए। जब इतना आपको समझ में आ जाता है तो आपको पूरी बातें अब हमको समझाने में कोई दिक्कत आती नहीं है। और अब हम इसी में ही आपको बता दे रहे हैं। अब इसी के ही अंतर्गत जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपकी द्विनाम पद्धति, बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक पद्धति है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि द्विनाम पद्धति क्या है तो आप कह सकते हो कि द्विनाम पद्धति क्या है? एक प्रकार की आपकी प्राकृतिक सिस्टम है या एक नेचुरल सिस्टम है। इसकी चीज आपको बताएं। और एक बात, अब आप जितने भी बच्चे हो आप अभी क्या हो जाइए, वी आर सीरियस एवरीबॉडी स्टूडेंट, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब आइए हम एकदम विधिवत तरीके से समझेंगे कि द्विनाम पद्धति है क्या। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट द्विनाम पद्धति से ही क्या कर सकते थे? समझा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ से इसलिए कॉन्सेप्ट बताया ताकि आपको मालूम हो कि किस तरीके से पूरा इसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम प्रदान करने का प्रयास करें। अब चलिए द्विनाम पद्धति क्या होती है सुनिए। पहली चीज, इस पद्धति का जो जनक है या इस पद्धति को सबसे पहले स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? 1758 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा ऑफ नेचुरी। एक पुस्तक है, जान लीजिए। सिस्टम माने क्या होता है? पद्धति, ऑफ माने की, और नेचुरी माने क्या होता है? नेचर। नेचर माने क्या होता है? प्रकृति। अब आप समझ सकते हो ना ये चीज मैं बताया हूं। कैरोलस लीनियस एक स्वीडन देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और उन्होंने क्या किया था? 1758 की मैं बात कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। आज से कितने वर्ष पूर्व की बात है, तब ये सब पद्धतियां दी गई थी और आज हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि इस पद्धति के हिसाब उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। अपनी पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि सिस्टम ऑफ नेचुरी या सिस्टम ऑफ नेचर, पुस्तक के लेखक कौन है या पुस्तक किसने, इस वैज्ञानिक ने लिखा है? तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने ही किस पद्धति को दिया था? द्विनाम पद्धति भी दिया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि कैरोलस लीनियस को आगे चलकर के पद्धति बहुत फेमस हुई है। अभी आप देखोगे द्विनाम पद्धति ही क्या हुआ करती है? कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई पद्धति है। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। ये सब आपके कैरोलस लीनियस हैं। आप जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग साइंटिस्ट फेमस हैं, वैसे आपके बाइनॉमिनल सिस्टम में कैरोलस लीनियस इज अ फेमस साइंटिस्ट। तो अब आप पहली चीज आपको कुछ समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज
बता रहा हूं, ये द्विनाम क्या है? द्विनाम पद्धति के अनुसार लीनियस साहब ने ये बताया कि किसी भी जीवधारी के कितने नाम हो सकते हैं? 2 नाम हो सकते हैं, इसीलिए इस पद्धति को द्विनाम कहा गया। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीवधारी के 2 नाम होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? द्विनाम है। और द्विनाम कौन कौन से होते हैं? पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम उस जीवधारी के किसका होता है? जाति का हुआ करता है। 2 नाम हुआ करते हैं, पहला नाम जो हुआ करता है ये किसका होता है? वंश का हुआ करता है, और जो दूसरा नाम हुआ करता है वह उस जीवधारी के किसका नाम हुआ करता है? जाति का नाम हुआ करता है। इसीलिए इस पद्धति को हम लोग क्या कहा करते हैं? द्विनाम पद्धति कहा करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इस पद्धति के बारे में सर्वप्रथम स्वीडन देश के वैज्ञानिक कार्ल लिन्नियस ने बताया। उन्होंने जिसका वर्णन अपनी पुस्तक जो थी एक सिस्टम ऑफ नेचुरी, उस पुस्तक में इसका वर्णन किया। और द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीवधारी के 2 नाम होते हैं, जिसमें पहला नाम उस जीवधारी के वंश का होता है और दूसरा नाम उस जीवधारी के किसका होता है? जाति का हुआ करता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आप जैसे भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल में ले लें जैसे होमो सैपियंस। अब इस पद्धति के अनुसार जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया? जंतु वैज्ञानिक नाम वो होमो सैपियंस रखा गया। और अब इस होमो सैपियंस में होमो जो होता है ये वंश का नाम होता है, और सैपियंस जो हुआ करता है ये किसका नाम होता है? जाति का नाम हुआ करता है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? द्विनाम पद्धति। अभी सरसों होती है तो सरसों जो पीली वाली होती है उसका होता है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। अब इस सरसों में जो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है इसके 2 नाम हैं। पहला नाम क्या हुआ करता है? वंश का हुआ करता है, और दूसरा नाम किसका होता है? जाति का होता है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस पीली सरसों है, ब्रेसिका नाइग्रा काली सरसों है, ब्रेसिका ओलिरेसिया, ब्रेसिका सटाइवस, कई प्रजाति होती हैं। वंश ब्रेसिका के कई होते हैं, लेकिन जातियां भी उसकी अलग हो जाती हैं। इसी आधार पे ही आप आज देखिए, अगर सही से कहा जाए तो आज की जो लोग होते हैं उनका भी नामकरण होता है। ज़्यादा करके लोग रखते हैं, 2 नाम होता है। पहला नाम आपका निक नेम होता है, दूसरा नाम आपके कास्ट का नेम हुआ करता है। आप इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि वही सिस्टम को थोड़ा ना थोड़ा कहीं रूबरू किया गया है। जो लोग नहीं करते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन आपको बता रहे हैं। और हाँ, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब सारी बातें बताएंगे तो इसमें तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़, जो वंश और जाति का नाम होता है उसको हमेशा तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। और हैंड से अगर लिखते हैं, ये सही शुद्धता की बात बता रहा हूँ, और हैंड से लिखा होता है तो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इतनी चीजें हमने आपको क्या किया? बताने का प्रयास किया। तो आइए थोड़ा सा अब हम आगे इस चीज का पूरा एकदम विधिवत एक नोट्स प्राप्त करने का प्रयास करें। जो हमारा प्रयास है वो आप लोगों को जैसा भी लगता होगा, आप लोग सबसे पहली चीज तो आपको अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ये हम चाहते हैं। अब उसके बाद भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं द्विनाम पद्धति। कुछ अच्छी बातें जो आपकी कॉपी में लिखना जरूरी है। यह जीवधारियों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति है। सबसे पहली चीज तो आप यही ध्यान देंगे, कैसी पद्धति होती है? ये प्राकृतिक पद्धति है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला चीज तो यही। अगर आपसे कोई पूछे कि बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम कैसा है, तो बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम जो हुआ करता है एक नेचुरल सिस्टम है। फिर आगे, इस पद्धति का प्रतिपादन, ये चीज आप ध्यान देंगे, स्वीडन देश के वैज्ञानिक, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, स्वीडन देश के वैज्ञानिक, आप ध्यान दीजिएगा, कौन? कार्लोस लीनियस। ये चीज आपको समझना है, ये बात आप भी ध्यान देंगे। किसने? कार्लोस लीनियस। इसीलिए तो कार्लोस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। इस पद्धति का प्रतिपादन स्वीडन देश के वैज्ञानिक कार्लोस लीनियस ने किया था। ये चीज आप ध्यान दीजिए। इस पद्धति के अनुसार, अब यहां से कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीवधारी के 2 नाम
नाम हो सकते हैं, किसी भी जीवधारी के दो नाम होते हैं। ये पहली चीज, इसलिए इसको क्या कहा गया, दो नाम होते हैं, इसलिए क्या नाम दिया गया इसको, द्विनाम पद्धति। द्विनाम, दो नाम होते हैं जिसमें, आगे ध्यान देंगे, जिसमें पहला नाम, ये चीज आप ध्यान दीजिए, पहला नाम वंश का जो जुधारी होता है उसके पहला जो नाम होता है वो किसका होता है, वंश का, तथा दूसरा नाम, अब ये चीज आपको बता रहा हूं, पहला नाम किसका होता है, वंश का, तथा दूसरा नाम जो होता है, दूसरा नाम किसका होता है, जाति का होता है। दूसरा नाम किसका होता है, जाति का होता है। ये चीज आपको समझना है। इस पद्धति का प्रतिपादन स्वीडन देश के वैज्ञानिक किसने किया, कार्लस लिनियस ने किया था। इस पद्धति के अनुसार जो था वो किसी भी जुधारी के दो नाम होते हैं और जिसमें पहला नाम जो होता है उसके वंश का होता है और दूसरा नाम क्या होता है, जाति का होता है। अतः इसे, अब फिर आप ध्यान दीजिएगा, अतः इस पद्धति को, अतः इसे क्या कहा किया करते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। ये चीज सबसे बड़ी चीज, पूरी चीजें एकदम बता रहा हूं, विधिवत आप ध्यान दीजिए। आगे अब आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कार्लस लिनियस ने, ये चीज आप ध्यान देंगे, कार्लस लिनियस जो साइंटिस्ट आपके हैं, कार्लस लिनियस ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, या सिस्टेमा नेचुरी आप कह सकते हो। सिस्टेमा नेचुरी बहुत पूछा जाता है। सिस्टेमा ऑफ नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन थे, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये सब आपको जो जंतु वैज्ञानिक हैं या जूलॉजिस्ट हैं या बोटेनिस्ट हैं उनके पुस्तकों का नाम होना चाहिए। कार्लस लिनियस ने सिस्टेमा ऑफ नेचुरी नामक पुस्तक में, ये आप चीज ध्यान दीजिएगा, जो सिस्टेमा ऑफ नेचुरी पुस्तक लिखी है इन्होंने, उस पुस्तक में क्या किया है आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लगभग 4236 या कह सकते हो कि सिस्टेमा ऑफ नेचुरी पुस्तक को उन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया। पब्लिसाइड जो किया था वो उन्होंने ही किया था, पब्लिसाइड किया। ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब अगली चीज, मैं एक एग्जाम्पल लिया करता हूं इस पद्धति के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे पीली जो सरसों है, क्या है आपकी, पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों का जो हुआ करता है, जो वनस्पतिक नाम होता है या द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम होता है, वनस्पतिक नाम। देखिए, जो पेड़ पौधों का जब नाम लिखा जाता है बायोनोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसको वनस्पतिक नाम कहते हैं। और जब जंतुओं को लिखा जाता है तो उसको हम लोग जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम कहा करते हैं। तो सरसों क्या है, वनस्पति है। तो पीली सरसों का वनस्पतिक नाम जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। क्या हुआ करता है भैया, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। और इस ब्रासिका कंप्रेस्टिस में, ब्रासिका कंप्रेस्टिस होता है, अब अगली चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, जिसमें अब क्या होगा, ब्रासिका जो है ये किसका नाम है बताइए, इसलिए अंडरलाइन कर देता हूं। ब्रासिका वंश का नाम है, वंश का, तथा कंप्रेस्टिस जो शब्द आगे लिखा गया है, कंप्रेस्टिस जान लीजिएगा, वो जो कंप्रेस्टिस हुआ करता है वो किसका नाम हुआ करता है, कंप्रेस्टिस जाति का नाम है। किसका नाम है, जाति का नाम होता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। अब ऐसे आप बहुत से जुधारियों का नाम लिख सकते हो। और एक चीज जैसे मैंने बताया था, इसको आप चाहे लिख लें चाहे हमेशा, जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो वंश का पहला नाम कैपिटल लेटर में और पूरा उसके बाद सब स्मॉल लेटर में, और जाति का नाम तो हमेशा से पूरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और वो तिरछे अक्षर में होता है। इसकी पहचान यही है। और जब हिंदी में आपसे हाथों से लिखा जाता है तो नियम यही होता है कि अगर आपको टैक्सोनॉमी की जानकारी होती है तो इसके नीचे आप क्या कर दिया करो, अंडरलाइन कर दो, क्योंकि आप तिरछा तो लिख नहीं सकते हो। तो आप जान लीजिए ऐसे बहुत से जुधारियों के नाम हुआ करते हैं। अब जैसे मैं कुछ आपको और बता रहा हूँ, इस सब चीज़ों को आप जितना अच्छा देखेंगे, जितना आप समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा आपको ये सब बातें क्लियर होती हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। जैसे जीव आपको बता दे रहा हूं, उसके वंश का नाम पहले में लिख सकते हो और फिर आप किसका नाम लिख सकते हो, जाति का नाम लिख सकते हो। ये सब कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहा हूं। अगर आप और जानना चाहते हैं
नाम पुस्तक। अब ऐसे जीवधारियों में जैसे मैं सबसे पहले बात कर देता हूं अमीबा का। तो अमीबा का दो नाम होता है, इसका जो वंश होता है वो अमीबा और जो जाति हुआ करती है वो क्या हुआ करती है, प्रोटियस। अब दो नाम हो गए कि नहीं, पहला नाम वंश का क्या है अमीबा और जाति का नाम क्या है, प्रोटियस। अब यहाँ लाइन नहीं खींचेंगे, आप समझते हो जिम्मेदार। और जैसे आपको कह दिया गया मेढक, क्या हो गया मेढक, तो मेढक का क्या हुआ करता है राना और एक फिर क्या होता है टिग्रीना। ये आप ध्यान दीजिए, क्या होता है राना टिग्रीना होता है आपका। तो इस तरीके से जैसे आपका आलू हुआ करता है, तो आलू तो भी पौधा ये भी है, इसका होता है सोलेनम। क्या होता है भैया, सोलेनम। और फिर यहां होता है ट्यूबरोसम। तो इस तरीके से आप देखिए दो नाम है। अब ऐसे आपके और भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है यही होता है। आप मनुष्य का ही रख सकते हो, मनुष्य का जो हुआ करता है वो होता है होमो। क्या होता है होमो। और फिर इसमें सैपियंस, सैपियंस लिखा किया करते हैं। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हो कि इस पद्धति के अनुसार जीवधारियों के कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। पहला नाम उसके वंश का हुआ करता है और दूसरा उसके नाम किसका हुआ करता है, जाति का नाम हुआ करता है। तो आई होप पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको विधिवत तरीके से क्लियर होगा। आपके इस लेक्चर में हमने बताया वर्गीकरण क्या होता है, फिर वर्गीकरण की पद्धतियां, कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और फिर जातिवृत्त पद्धति। प्राकृतिक पद्धति ही इंपॉर्टेंट थी, इसमें मैंने आपको द्विनाम पद्धति बताया। द्विनाम पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। और इसके बाद फिर जातिवृत्त पद्धति है, आगे उसको बताएंगे। फिर आधुनिक पद्धति है जिसमें आपको डोमेन पद्धति और 5 जगत पद्धति के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।